अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सॉलिड बॉडीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। लाइक हम उनको स्क्वीज़ कर सकते हैं, लाइक हम बेंड कर सकते हैं उनको, या फिर हम ट्विस्ट कर सकते हैं, या ट्विस्ट करने के अलावा हम फोर्स अप्लाई करके बेसिकली चीज़ों को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये जो सारी की सारी हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं सॉलिड्स के ऊपर, इनको जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और समझेंगे बेसिकली कि स्प्रिंग्स को जब स्ट्रेच करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि जो फोर्सेस हम सॉलिड के ऊपर अप्लाई करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखो, सॉलिड का आपको अगर बिहेवियर समझना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर है इलास्टिक बिहेवियर, क्योंकि उसी से फिर हम स्प्रिंग के बिहेवियर को समझ पाएंगे। इलास्टिक बिहेवियर किसे कहते हैं? जब किसी बॉडी के ऊपर, किसी सॉलिड के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो नतीजे में वो शेप या साइज को बदल लेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको जो मिसालें दिखाई हैं उन सब में ऐसा हुआ कि जब आपने सॉलिड के ऊपर फोर्स अप्लाई करी तो उन्होंने शेप या साइज को चेंज करा। लेकिन जब आप उस फोर्स को रिमूव कर देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को, तो ऑब्जेक्ट अगर अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में वापस आ जाता है तो इस बिहेवियर को कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर। भाई, आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करी, उसने या तो अपना साइज बदल लिया या तो अपना शेप बदल लिया। बट जैसे ही आपने जो फोर्स अप्लाई की थी आपने वो रिमूव कर दी, तो ऑटोमेटिकली अगर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप या अपनी ओरिजिनल साइज पे चली जाती है तो इस बिहेवियर को कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर। मिसाल के तौर पे रबर बैंड के अंदर कॉमनली देखा गया है ना, कि आप उनको क्या करेंगे, आप उनको स्ट्रेच करेंगे वो खिंच जाएंगे, जैसे ही आप उनको रिलीज करेंगे वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये देख लो, हम स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच हो रहा है, रिलीज करने पे अपनी जगह पे वापस आ रहा है। तो रबर बैंड जो है वो एक बड़े ही कॉमन इलास्टिक बिहेवियर को जाहिर करते हैं। दूसरे नंबर पर जो मैट्रेस के अंदर स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, वैसे तो स्प्रिंग कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन हम मिसाल ले रहे हैं मैट्रेस के अंदर या सोफों के अंदर लगे हुए होते हैं कि जैसे ही वेट पड़ता है कंप्रेस होते हैं, और जैसे ही वेट हट जाता है तो वो अगेन एक्सपेंड हो जाते हैं। हम जब बैठते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं और रिलीज करने पे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं। तो ये भी मिसाल है इलास्टिक बिहेवियर की। और तीसरी मिसाल हो सकती है पेन की। पेन के अंदर छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो टिप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले आता है। वो भी जाहिर करता है सॉलिड के इलास्टिक बिहेवियर को। हम इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं, दब जाता है, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। ये जाहिर करता है सॉलिड के इलास्टिक बिहेवियर को। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ गया ना इलास्टिक बिहेवियर से क्या मुराद है। इलास्टिक बिहेवियर से मुराद है कि हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो शेप या साइज को बदलती है, और जैसे ही हमने अपनी जो फोर्स अप्लाई की थी उसको हम रिमूव कर देते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है। तो इसको कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, अब आ जाओ स्प्रिंग को समझते हैं, क्योंकि स्प्रिंग को समझने के लिए इलास्टिक बिहेवियर समझना बहुत जरूरी था। कंसिडर करो, देखो एक स्प्रिंग है जो कि लटका हुआ है किसी रिजिड सपोर्ट से, किसी मजबूत सहारे से हमने एक स्प्रिंग को लटकाया हुआ है, सो दैट इट्स टॉप एंड इज फिक्स्ड, यानी कि ऊपर वाला जो सिरा है वो फिक्स है, और फिर हम वेट्स को हैंग कर रहे हैं दूसरे एंड के ऊपर। अब याद रखना, इन वेट्स के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लोड का। सही ना, हम लोड का एक जो है ना वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आप समझ जाना वेट को ही लोड कह रहे हैं। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्प्रिंग खिंच जाता है, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर एक ये रिजिड सपोर्ट, इससे हमने एक स्प्रिंग को लटका दिया, ठीक है, और हमने कोई वेट को हैंग कर दिया। तो अब नोटिस करेंगे कि जैसे ही हम वेट को हैंग करते हैं जो स्प्रिंग है वो खिंच जाता है। सही है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब इस लोड को हम रिमूव करते हैं तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चला जाता है। इसे कहते हैं इलास्टिक चेंज, जो कि मैंने आपको इलास्टिक बिहेवियर बताया। जैसे हम वेट को हटाएंगे ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला गया, तो ये स्प्रिंग की इलास्टिक बिहेवियर को जाहिर करता है कि आपने लोड डाला, स्प्रिंग खिंच गया, और आपने लोड को हटाया तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस चला गया। ठीक है, अब जरा कुछ और बात समझते हैं। देखो, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते चले जाते हैं रेगुलर स्टेप्स में, वैसे वैसे स्प्रिंग की लंबाई भी बढ़ती चली जाती है। आप वेट बढ़ाओगे लंबाई बढ़ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने 100 ग्राम हैंग किया हुआ है, तो 100 ग्राम हैंग करने की वजह से वो यहाँ तक एक्सटेंड हुआ हुआ है। हमने इसको मार्क कर लिया कि भाई 100 में स्प्रिंग कहाँ तक खिंच गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं 200 लगाऊंगा तो 200 में ज्यादा खिंच जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं 200 से बढ़ा के वेट को कर दूं अगर 500, तो आप देखो और ज़्यादा खिंच गया। तो पहले यहाँ तक खिंचा हुआ था, पहली लाइन तक, फिर दूसरी लाइन तक, फिर तीसरी लाइन तक। तो ये बात साबित हुई कि जैसे जैसे हम रेगुलर स्टेप्स में बढ़ाते रहते हैं, जो स्प्रिंग है वो खिंचता चला जाता है, उसकी एक्सटेंशन बढ़ती चली जाती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह कि जैसे ही आपने लोड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, वैसे तो वो क्या हो रहा था, स्प्रिंग आपने वेट हटाया अपनी ओरिजिनल हालत में वापस जा रहा था, लेकिन जब आप वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ग्रेटली इंक्रीज कर देंगे, तो स्प्रिंग जो है वो अपनी शेप को हमेशा के लिए परमानेंटली बदल भी देता है। यानी कि एक मरतबा अगर खिंच गया, मान लो 10 किलो का ऑब्जेक्ट आपने लटकाया और स्प्रिंग पूरा खिंच गया, अब आप अगर वेट को हटा भी देंगे तब भी स्प्रिंग ना होने के बराबर ही कंप्रेस होगा, खिंचा का खिंचा ही रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग हमेशा ही इलास्टिक बिहेवियर को जाहिर करेगा। भाई एक खास लोड तक तो करता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसकी वो लिमिट क्रॉस करेगी, इलास्टिक लिमिट कहते हैं उसे, जैसे ही वो लिमिट क्रॉस करेगी, अब स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये जो एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है, जो लेंथ होती है स्प्रिंग की वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे फोर्स बढ़ती है। तो ये जो लेंथ के अंदर बढ़ना है, इसको एक्सटेंशन कहते हैं, खिंचाव कहते हैं, कि स्प्रिंग में खिंचाव कितना आया। बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको मालूम करना है कि स्प्रिंग कितना खिंचा, नया वाला स्प्रिंग कितना हो गया, तो आप क्या करें, ओरिजिनल लेंथ में सीधा सीधा एक्सटेंशन को ऐड कर दें, तो आपको नई लेंथ मिल जाएगी। भाई मान लो पहले लंबाई 10 सेंटीमीटर थी, फिर वो 2 सेंटीमीटर खिंच गया, तो 10 और 2 टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी, 12। समझ गए ना बात। भाई ओरिजिनल लेंथ जितनी है उसमें आप कितना वो खिंच गया, आप ऐड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि खिंचे हुए स्प्रिंग की टोटल लंबाई कितनी है। सही है ना। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कि मैं एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं जिसकी असल लंबाई 4 सेंटीमीटर के बराबर है, और हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट ना एक टेबल की सूरत में लिखेंगे और उसके बाद ना एक ग्राफ बना देंगे। तो पहला कॉलम जाहिर करेगा कि हमने कितना लोड डाला है, जो हम रेगुलर स्टेप्स में डालेंगे। दूसरा कॉलम जाहिर करेगा कि लंबाई कितनी हो गई खिंचे हुए स्प्रिंग की, और फिर आखिर में हम सिर्फ एक्सटेंशन निकाल लेंगे माइनस करके। भाई स्प्रिंग कितना खिंचा है, उसमें से ओरिजिनल लेंथ को माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि अब स्प्रिंग कितना खिंच चुका है। ये आ गया कॉलम। इधर हम लिखेंगे हमने कितना लोड डाला, न्यूटन में लिखूंगा मैं। यहाँ पर लंबाई आ जाएगी कि स्प्रिंग की लंबाई कितनी हो गई, और फिर यहाँ से हम एक्सटेंशन कैलकुलेट कर लेंगे कि अब स्प्रिंग कितना खिंच गया। ये स्प्रिंग की लंबाई है और ये एक्सटेंशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो आपको नजर आ रहा है अभी कोई भी लोड नहीं डला हुआ। ठीक है, और एक स्केल भी रख दिया। स्केल की मदद से फायदा ये होगा कि हम लंबाई नाप लेंगे कि स्प्रिंग जो है वो कितना खिंच गया है स्केल की मदद से ना। तो मान लो अभी ज़ीरो क्या कहते हैं लोड है, हमने कोई लोड नहीं डाला हुआ, तो स्प्रिंग की लंबाई आपको कितनी नज़र आ रही है, 4 सेंटीमीटर नज़र आ रही है। तो यहाँ कॉलम के अंदर लिख देते हैं 0 न्यूटन लोड है और स्प्रिंग की लंबाई 4 है, और अभी वो खिंचा नहीं है, असल लंबाई में मौजूद है, तो वो 0 ही आ गया सीधा सीधा। अब मैं उसके ऊपर कुछ लोड डालूंगा। ठीक है, अब मैंने कितना लोड डाला है इसके ऊपर, मान लो मैंने 2 न्यूटन का लोड इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो 2 न्यूटन का लोड डालने की वजह से जाहिर सी बात है वो खिंचेगा। कितना खिंचा, लंबाई नोट कर लो कहाँ तक खिंच गया है, ये आ गया है 5 तक। तो अब हम कॉलम में क्या लिखेंगे, हमने लोड कितना डाला 2 न्यूटन, लंबाई कितनी हो गई स्प्रिंग की टोटल 5, और 5 में से 4 को माइनस कर दो, 5 माइनस 4 कितना बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि 2 न्यूटन लोड डालने की वजह से जो खिंचाव है वो 1 सेंटीमीटर का आ गया। भाई असल लंबाई 4 थी, अब स्प्रिंग खिंच के 5 का हो गया, तो कितनी एक्सटेंशन आई, कितना खिंचाव आया, 1 सेंटीमीटर का खिंचाव आ गया। ठीक है, अब 4 न्यूटन का लोड डाला तो ज़्यादा खिंच गया, कितना खिंच गया देख लो उसको, 6 तक चला गया। तो यहाँ कॉलम में हम लिख देंगे लोड कितना है 4, और लंबाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, तो एक्सटेंशन हो जाएगी 2.0। ठीक है, 2 कह लो या 2.0, इसका मतलब वो 2 सेंटीमीटर खिंच गया। असल 4 था, अभी 6 हो गया। और बढ़ाते हैं, वजन को हमने 6 न्यूटन कर दिया और खिंच गया, 7 तक हो गया। तो यहाँ पे कॉलम में लिख दो कि जब हमने 6 न्यूटन डाला तो 7 सेंटीमीटर हो गया, और 7 में से 4 असल लंबाई को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 1 सेंटीमीटर खिंच रहा है। अभी देखो बड़ा सिंपल पैटर्न नजर आ रहा है कि जब हम उसके ऊपर 2 न्यूटन का लोड बढ़ा रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर का खिंचाव आ रहा है। फिर 10 न्यूटन कर दिया, तो 10 न्यूटन की वैल्यू आ गई 9 के ऊपर,
तो अभी तो एक बड़ा सेट पैटर्न आपको नजर आ रहा है, हर 2 न्यूटन ऐड करने पर एक्सटेंशन में 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और जो है ना वजन को बढ़ा के देखते हैं। अब 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल 9 तक था, इसको अब बढ़ा के मैंने 12 न्यूटन कर दिया। अब 12 न्यूटन पर ये 10 आ रहा है, और अभी भी पैटर्न बिल्कुल ठीक है कि 12, जैसे हमने 2 ऐड करा तो आपने देखा यहाँ पर 1 का इजाफा हो गया। ठीक है, अब ज़रा और स्प्रिंग को इंक्रीज करते हैं, 14 न्यूटन कर दिया। और ये एक अजीब मामला हुआ कि जैसे ही हमने 14 न्यूटन पे किया तो आप देखें 14 न्यूटन पे करने के बाद लंबाई तो 12 हो गई, यानी कि 2 का इजाफा हो गया। पहले आपने नोटिस किया था 2 न्यूटन ऐड करने पर 1 1 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा था एक्सटेंशन के अंदर, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने 2 न्यूटन ऐड करा तो अब तो 2 सेंटीमीटर का फर्क आ गया। चलो और ऐड करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको ऐड करके 16 किया तब ये कहाँ पर आ गया, ये आ गया 14 पे, यानी कि अब 2 का फर्क आ रहा है। पहले 1 1 का फर्क आ रहा था और अभी फर्क आने लगा 2 का। इसका मतलब वही बात जो मैं बता रहा था ना कि स्प्रिंग पहले तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था, लेकिन वजन ज़्यादा होने के बाद, लोड ज़्यादा होने के बाद वो अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर देता है। ये हमें टेबल में तो नज़र आ रहा है, लेकिन अब इसी को हम ग्राफ में भी बनाएंगे, उसमें भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो एक ग्राफ पेपर है हमारे पास। ग्राफ पेपर में 2 एक्सेस बनाएंगे, ये वाई एक्सेस है, ये हमने एक्स एक्सेस बना लिया। एक्स एक्सिस पर मैं लोड लिखूंगा और वाई एक्सिस पर कितनी एक्सटेंशन हो रही है हम वो लिखेंगे। ठीक है, और एक एक लाइन के बाद निशान लगा लेते हैं लोड वाली जगह पर, और एक एक लाइन के बाद निशान लगा लिया एक्सटेंशन में। अब लोड कितना कितना है, तो एक लाइन ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो एक लाइन 2, दूसरी लाइन पर 4 6 8 इस तरीके से लिखेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, 16 तक है ना लोड। तो लोड जो है मैंने निशान लगा दिया, हर एक स्क्वायर बॉक्स जो है वो 2 न्यूटन के बराबर है, और एक्सटेंशन को 1 1 सेंटीमीटर ही लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक है। अब देखो पहला पॉइंट कहाँ लगेगा, पहला पॉइंट लगेगा जब हमने लोड कर दिया 2, तो एक्सटेंशन कितनी हो गई, एक्सटेंशन हो गई बराबर 1 के। तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 के मिलने पर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया। इसी तरीके से अगला पॉइंट कहाँ आएगा, 4 न्यूटन और 2 सेंटीमीटर, ये आ गया 4, और यहाँ से हमने लगा दिया 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एक निशान आ जाएगा, ये आ गया एक निशान। इसी तरीके से कहाँ पर निशान लगेगा, अब लगेगा 6 और 3 पर, 6 की सीध में और 3 की सीध में एक निशान लग जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब समझ गए ना पैटर्न। अब अगला जो निशान होगा वो 8 और 4 पर आएगा, 8 और 4, इधर से देखोगे तो 8 है, इधर से देखोगे तो 4 है। फिर आ गया 10, फिर 12 पे लगा दिया, 12 और 6, फिर 14 और 8 पे आएगा, ये 14 है। ठीक है, और इसको 8 से मिलाना है, ये 8 है, इधर से मिलाएंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया वो पॉइंट। और इसी तरीके से लास्ट वाला 16 और 10 पे आ जाएगा। अब अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाकर देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये सारे पॉइंट्स आ गए, दोबारा से देख लो, डॉट मिट गए। यहाँ पर ये एक लाइन यहाँ तक तो सीधी है, लेकिन फिर उसने अपने पैटर्न को चेंज कर लिया। तो जहाँ तक लाइन एकदम सीधी चल रही है, इसका मतलब स्प्रिंग जो है वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है, फिर वो थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है। ये मैं तो बता भी देता हूँ। ग्राफ के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि जो ग्राफ का स्लोप है वो स्टेडीली बढ़ रहा है, सीधा सीधा बढ़ रहा है, तो ये जाहिर कर रहा है कि जो एक्सटेंशन है वो इक्वल स्टेप्स में बढ़ रही है जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है। बट सेकंड ग्राफ में, सेकंड पार्ट में हमें नज़र आया कि ग्राफ थोड़ा सा बेंड हो गया, और ये इस वजह से होता है कि लोड अब बहुत ज़्यादा हो गया है और उसने स्प्रिंग को परमानेंटली डैमेज कर दिया है, और नतीजे में जब स्प्रिंग डैमेज हो जाता है तो वह अपनी ओरिजिनल लेंथ पर वापस नहीं जाता। सही है भाई। तो यही था जो हमें स्ट्रेचिंग स्प्रिंग समझना था कि एक, पहली बात लोड बढ़ाने से एक्सटेंशन बढ़ती है, और दूसरी बात जब लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो स्प्रिंग अलग से बिहेव करने लगता है, परमानेंटली डैमेज हो जाता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं जाता। तो स्प्रिंग के इसी बिहेवियर को जो है ना वो एक लॉ के जरिए भी हम लोग समझ लेते हैं, और ये लॉ कहलाता है हुक्स लॉ। ठीक है, अब हमने स्प्रिंग के बिहेवियर को समझ लिया, अब इसको एक लॉ की शक्ल देते हैं, ये कानून बनेगा। स्टेटमेंट देखो क्या है। स्टेटमेंट के मुताबिक जब तक हम इलास्टिक लिमिट में रहते हैं, यानी कि जब तक हमने स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट को क्रॉस नहीं किया होता, जैसे कि अभी आपने ग्राफ में भी देखा था, तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो प्रोड्यूस होती है स्प्रिंग में,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स अप्लाई हो रही है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कब तक होता है? ऐसा होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, और जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाती है तब फिर जाहिर सी बात है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, ठीक है। इसी बात को मैथमेटिकली लिखने का तरीकेकार ये है, अगर मैं कह दूं कि F जो है वो शो कर रहा है अप्लाइड फोर्स को, और X जो है वो शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, जिसको हम कह सकते हैं स्प्रिंग में आने वाला एक्सटेंशन, ठीक है ना, जो खिंचाव आता है स्प्रिंग के अंदर इन द स्प्रिंग, देन हुक्स लॉ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम ये कहेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी कि जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना जो है वो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता रहेगा। यानी कि आप अगर स्प्रिंग पे कम फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्सटेंशन कम प्रोड्यूस होगी, आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे एक्सटेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ आने वाला जो कांस्टेंट होता है वो के कहलाता है, और के बेसिकली कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्चुअली देखो, जो स्प्रिंग्स होते हैं वो भी तो अलग अलग स्टिफनेस के होते हैं ना। कुछ स्प्रिंग्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त स्प्रिंग होते हैं, आपको उसको एक्सटेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। और कुछ ऐसे स्प्रिंग होते हैं आप हल्की सी फोर्स अप्लाई करें तो वो एक्सटेंड हो जाते हैं या कंप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि पेन में इस्तेमाल होने वाला स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और वो सब डिपेंड करती हैं इस के ऊपर, स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो कैसा बन रहा है। देखो यहां से लेकर यहां तक जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ये हुक्स लॉ का रीजन है, जहां पर F बराबर होता है के एक्स के। यानी कि आपने फोर्स बढ़ाई तो एक्सटेंशन बढ़ गया, आपने फोर्स और बढ़ाई एक्सटेंशन और बढ़ गया। लेकिन यहां तक होता है, देखो ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इसके बाद ये प्रोपोर्शनल नहीं रहता, थोड़ा सा बेंड हो जाता है, जो कि हमने पिछले ग्राफ में भी देखा था, ठीक है। और ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है बेसिकली ना। जैसे इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है तो फिर फोर्स और एक्सटेंशन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, और इन दी एंड जो है वो स्प्रिंग ब्रेक भी हो जाता है। यानी कि हुक्स लॉ ओबे सिर्फ तब तक ही होता है जब तक हम इलास्टिक लिमिट में रहते हैं, यानी कि जो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी है वो कायम रहती है। जैसे ही वो खत्म हो जाती है तो फिर आप स्प्रिंग को अगर एक्सटेंड करोगे तो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे भाई उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई है, और इवेंचुअली फिर वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था बिहेवियर विद स्प्रिंग आज के लेक्चर में जो हमें समझना था, और फिर हमने उसको कंक्लूड करा हुक्स लॉ से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।